आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत में यूरोपियों का आगमन, इस क्रम में हमने सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन देखा, फिर डचों का और फ्रांसीसियों के संदर्भ में भी हमने चर्चा की। अब हम आज के सत्र में भारत में अंग्रेज़ों के आगमन पर विमर्श करेंगे। अंग्रेज़ों के आगमन की पृष्ठभूमि सबसे पहले हम देखेंगे, किस प्रकार से कंपनी का निर्माण हुआ, निर्माण की प्रक्रिया चली और सदी के अंतिम दिन 31 दिसंबर 1600 सन को किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसे अधिकार दिया गया भारतीय क्षेत्र में, एशियाई क्षेत्र में व्यापार के लिए, पूर्व की ओर व्यापार के लिए। पृष्ठभूमि के पश्चात महाधिकार पत्र मुगल सम्राट फर्रुखसियर से किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने प्राप्त किया, उसके पश्चात भारतीय क्षेत्रों पर किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अधिकार प्राप्त किया। प्रारंभिक रूप से बम्बई किस प्रकार से प्राप्त हुआ दहेज में, पूर्व की ओर किस प्रकार से विस्तार, बंगाल के क्षेत्र में किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने विस्तार किया, पुर्तगालियों के साथ उनका संघर्ष किस प्रकार हुआ, मुग़लों के साथ भी उनका संघर्ष हुआ, मराठों से किस प्रकार उन्होंने मित्रता का संबंध बनाए रखा और फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष उनका हुआ, जिसमें अंततः वो किस प्रकार से विजयी हुए। इन सब बातों पर प्रारंभिक रूप से हमको अंग्रेज़ों का आगमन देखना है, या यूरोपीय जातियों का आगमन प्रारंभिक रूप से किस प्रकार से यहाँ पर हुआ था, किस प्रकार वो यहाँ पर पैर जमा रहे थे, उसकी चर्चा हमको करनी है। तो आइए बात करते हैं भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के विषय में। सर्वप्रथम पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पुर्तगालियों एवं डचों की सफलता से प्रभावित होकर अंग्रेज़ों ने इस तरह के प्रयास प्रारंभ किए। 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी को पूर्व के देशों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। यह अधिकार प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाया गया। इस कंपनी के द्वारा सन 1617 में सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में व्यापारिक संधि के उद्देश्य से भेजा गया था तथा उसने पुर्तगाली जहाज़ों से मुग़लों की रक्षा करने के नाम पर कुछ सुविधाएं प्राप्त की थी, किंतु उसे ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। 1698 में अंग्रेज़ों ने एक अन्य व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, किंतु प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने की दृष्टि से 1702 में दोनों कंपनियों को मिलाकर एक कर दिया गया। यही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जानी गई। मुग़ल सम्राट के साथ इन्होंने समझौता किया। सन 1717 में इस कंपनी ने मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर से व्यापारिक अधिकार प्राप्त किया। इसे महाधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बड़ा अधिकार व्यापार का मुग़ल सम्राट से इन्हें प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार पहली बात थी, मुग़ल बादशाह को 30,000 वार्षिक कर देने के बदले में हैदराबाद, गुजरात और बंगाल में बिना कर दिए, किसी प्रकार का कर दिए व्यापार करने का अधिकार या उसकी सुविधा अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई। कंपनी कोलकाता के पास अतिरिक्त भूमि किराए पर ले सकेगी, ये अधिकार उनको मिला। अब कंपनी हैदराबाद में भी व्यापार कर सकती थी और मद्रास में भी उसी दर पर व्यापार करने का अधिकार उसे प्राप्त हुआ। सूरत में कंपनी को 10,000 रुपये देकर निःशुल्क व्यापार करने की छूट मिली। 10,000 रुपये एक मुश्त देने पर और अन्य कर से उनको छूट मिल गई। केवल इतना ही उनको देना होगा और वो वर्ष भर व्यापार कर सकते थे। मुंबई में बने कंपनी के सिक्कों को मुग़ल साम्राज्य में भी मान्यता प्राप्त हो गई। इस तरह से ये बड़ा अधिकार फर्रुखसियर से इनको प्राप्त हुआ था, जो मुग़ल सम्राट था उस समय भारत का, इसीलिए इसको महाधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों ने किस प्रकार अधिकार किया, व्यापारिक कोठियाँ उनकी किस तरह से स्थापित हुई, इसे देख लेते हैं। भारतीय क्षेत्र में अंग्रेज़ों की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई तथा सूरत उनका मुख्य व्यापारिक केंद्र लंबे समय तक बना रहा। 1630 तक सूरत के अतिरिक्त भरूच, आगरा, मछलीपट्टनम, अहमदाबाद में फैक्ट्रियां बना ली गईं। अंग्रेज़ों ने विशेष प्रयास किए तथा उन्हें सफलता प्राप्त की। दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री दक्षिण के क्षेत्र में मछलीपट्टनम में स्थापित की गई और उन्हें मद्रास के पास की ज़मीन पट्टे में प्राप्त हुई।
तब मछलीपट्टनम वाली फैक्ट्री को मद्रास स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ फैक्ट्री की किलेबंदी की गई तथा उन्हें सिक्के ढालने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। अब मद्रास के किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। बम्बई इनको प्राप्त हुआ था अंग्रेज़ों को। इंग्लैंड के सम्राट की पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह हुआ, जिससे पुर्तगाल के द्वारा मुंबई को, जिसे उस समय बम्बई कहा जाता था, इंग्लैंड के सम्राट को दहेज के रूप में प्रदान किया गया। 1668 में मुंबई मिल जाने के बाद अंग्रेज़ों का मुख्य व्यापारिक केंद्र सूरत के स्थान से हटकर मुंबई हो गया। पश्चिम भारत में अंग्रेज़ों की यह मुख्य बस्ती बन गई। सूरत और मुंबई से सूती वस्त्र, मलमल, मसाले, सोरा और नील का व्यापार होने लगा। अब हम देखेंगे पूर्व की ओर, विशेषकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा के इस क्षेत्र में किस प्रकार से और अन्य पूर्वी क्षेत्रों में किस प्रकार विस्तार हुआ था। पूर्व के क्षेत्र में हरिहरपुर, उड़ीसा में बालासोर, 1633 में हुगली, 1651 में पटना, कासिम बाजार 1668 में तथा 1676 में ढाका और मालदा में अंग्रेज़ों द्वारा अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए। बंगाल से ब्रिटिश कंपनी रेशमी, सूती वस्त्र, सोरा और चीनी का व्यापार करती थी। इधर बंगाल के सूबेदार ने लगभग 3000 वार्षिक कर प्राप्त किया और कंपनी को व्यापार के मामले में विशेष अधिकार प्रदान कर दिए। इसी प्रकार 1672 में कंपनी ने बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खां से शुल्क की छूट प्राप्त की थी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी जजिया लेकर यह फरमान दिया था कि कंपनी सूरत के अलावा सभी स्थलों पर बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकती है। इन सुविधाओं के साथ कंपनी ने अपनी व्यापारिक क्षेत्रों की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। इस कारण मुगलों के साथ इनका संघर्ष प्रारंभ हुआ। कंपनी के पराजित होने के उपरांत भी मुगल सम्राट के द्वारा व्यापार की सुविधा उन्हें प्रदान की गई थी। मुगलों से चिटगांव में पराजित होने के उपरांत भी 1690 में कंपनी ने सुल्तानट्टी में फैक्ट्री स्थापित की और वहां के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के बाद कंपनी ने वहां की किलेबंदी की तथा 1200 रुपये का भुगतान करके कंपनी ने 3 गांव का लगान एकत्र करने का अधिकार भी प्राप्त किया। ये 3 गांव थे सुल्तानट्टी या सुल्तानती, कालीकट और गोविंदपुर। इन तीनों गांवों को मिलाकर जाप चारनॉक ने कोलकाता, जो उस समय कलकत्ता कहलाता था, की स्थापना की थी। अंग्रेज़ों की बस्ती फोर्ट विलियम और नगर कोलकाता कहा जाने लगा। तो यहाँ पर फोर्ट विलियम स्थापित हुआ था, किले को कहा गया था, और नगर को कोलकाता या कलकत्ता उस समय कहा जाता था। अंग्रेज़ों का पुर्तगालियों के साथ संघर्ष। पुर्तगाली दक्षिण पूर्वी द्वीपीय समूह में अपना व्यापार कर रहे थे। अंग्रेज़ों की उनसे प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। अंग्रेज प्रोटेस्टेंट थे, पुर्तगाली कैथोलिक थे, अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले थे। स्वाभाविक दुश्मनी इनमें थी। जब 1608 में अंग्रेज हाकिन्स ने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अंग्रेज़ों के लिए सुविधाएं मांगने और अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, तब पुर्तगालियों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। 1611 में अंग्रेज कंपनी के व्यापारिक जहाज जब सूरत पहुंचे, तब पुर्तगालियों के द्वारा उन्हें प्रतिबंधित करने का भरसक प्रयास किया गया। दूसरे ही वर्ष अंग्रेज़ों ने सामुद्रिक युद्ध में पुर्तगालियों को परास्त कर दिया तथा मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापारिक कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। 1612 में गुजरात में सूरत और खंभात के बंदरगाहों में व्यापार हेतु कोठियां स्थापित करने की अनुमति इन्हें मिली। इस तरह मुंबई प्रेसिडेंसी का प्रारंभ हुआ। 1615 में टॉमस रो अंग्रेज राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया। उसने भी कुछ सुविधाएं प्राप्त की थी। उसने अपने व्यक्तित्व और अपनी प्रतिभा से मुगलों को प्रभावित किया। आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि स्थानों में व्यापारिक कोठियां स्थापित की गईं। दहेज में प्राप्त मुंबई का वास्तविक संस्थापक जिराल्ड ओंजियर था। अंग्रेज़ों ने फारस की खाड़ी में पुर्तगाली जल सेना को परास्त किया तथा उन्हें इतना निर्बल बना दिया कि उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करना ही त्याग दिया। अब हम देखेंगे अंग्रेज़ों का मुगलों से किस प्रकार संघर्ष हुआ। अंग्रेज व्यापारी कंपनी के अतिरिक्त अपना व्यक्तिगत व्यापार भी किया करते थे तथा मुगलों को कम कर दिया करते थे, चोरी किया करते थे करों की, स्पष्ट रूप से कहा जाए। अब अंग्रेज़ों के द्वारा
अपनी व्यापारिक सुविधाओं की रक्षा शक्ति के बल पर प्रारंभ कर दिया गया था। अंग्रेजों ने बंगाल में चिटगांव पर अधिकार करने का प्रयास भी किया, यद्यपि वे असफल रहे। इसी समय 1688 में पश्चिमी समुद्र तट पर जॉन चाइल्ड ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और सूरत बंदरगाह में मुगलों के जहाज़ों को पकड़ लिया और मक्का जाने वाले जहाज़ों को भी लूटा। इससे कुपित होकर, क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में अंग्रेज़ों की समस्त कोठियों को जब्त करा दिया। मुगलों ने मुंबई को अपने अधिकार में ले लिया तथा तेलंगाना के क्षेत्र में अंग्रेज़ों के व्यापारिक केंद्रों पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया। इन परिस्थितियों में अंग्रेज़ों ने मजबूर होकर औरंगजेब से क्षमा मांगी। औरंगजेब ने क्षतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रुपए प्राप्त किए। अंग्रेज़ों ने आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, अतः उन्हें पुनः व्यापार करने की अनुमति औरंगजेब के द्वारा प्रदान कर दी गई थी। इस तरह से अंग्रेज़ों का टकराव औरंगजेब के साथ हुआ था, जो कि शक्तिशाली सम्राट था। मराठों के साथ अंग्रेज़ों ने मित्रता रखी। अंग्रेज़ों को यह स्पष्ट हो चुका था कि अंतिम रूप से मराठों के साथ उन्हें संघर्ष करना होगा, भिड़ना होगा, किंतु जब तक उनकी स्थिति, अंग्रेज़ों की स्थिति मजबूत न हो जाए, मराठों के साथ अंग्रेज़ों ने मित्रता बनाए रखी। मराठों को इस समय मुगलों का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। पुर्तगालियों से निपटने के लिए अंग्रेज़ों ने मराठों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध बनाए रखा। बाजीराव प्रथम और अंग्रेज़ों के बीच एक समझौते के तहत अंग्रेज मराठा साम्राज्य में कर मुक्त व्यापार की अनुमति हासिल कर सके थे। यद्यपि आगे चलकर मराठों के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ, किंतु प्रारंभिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध मराठों के साथ बनाए रखे गए। आगे चलकर मराठों के साथ युद्ध हुआ और एक एक करके भारतीय शक्तियों को अंग्रेज़ों ने परास्त किया और पूरे भारत में एक छत्र राज्य उन्होंने कायम किया था। प्रारंभिक रूप से मराठों के साथ इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष। प्रारंभिक रूप से अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों से सीधा संघर्ष नहीं किया। 1742 ईस्वी तक संघर्ष से बचने का प्रयास इनके द्वारा किया गया, किंतु फ्रांस और इंग्लैंड ऑस्ट्रिया के मामले पर यूरोप में उलझ गए। इसका प्रभाव भारत में पड़ा और 1744 ईस्वी में कर्नाटक के प्रथम युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के समक्ष हुए। 1748 में युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद इस क्षेत्र में लगातार फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष हुआ और अंततः इस संघर्ष में अंग्रेज विजयी हुए तथा भारत में उनका एकाधिपत्य कायम हुआ था। तो इस तरह से अंग्रेज़ों का प्रारंभिक जो आगमन हुआ था उसमें अंग्रेज़ों के पैर जमे। हमने देखा कि पुर्तगाली किस प्रकार से आए और अंततः उनकी बस्तियां सीमित हुईं। डचों ने मुख्य रूप से उनको हराया। फिर डच सामने आए, अंग्रेज़ों से परास्त हुए। उनका ध्यान भी दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों की ओर था, वो यहाँ से हटे। इसके पश्चात अंग्रेज आए और इसके पश्चात अंत में फ्रांसीसी आए थे, जिनके साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ और कर्नाटक के 3 युद्धों में एक पक्ष से अंग्रेज और दूसरे पक्ष से फ्रांस की सेना लड़ रही थी। इन युद्धों में परास्त होने के बाद फ्रांसीसियों की शक्ति भी भारत में अत्यंत सीमित हो गई और अंग्रेज एक शक्ति के रूप में विदेशियों के साथ भी विजयी हुए और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने एक एक करके मराठों के साथ 3 युद्ध किए। मैसूर में हैदर अली टीपू के साथ युद्ध उन्होंने किया। 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल के क्षेत्र में, उसके पश्चात बक्सर का युद्ध, फिर सिखों से भी युद्ध हुआ। अफ़गानिस्तान, नेपाल, सभी जितनी शक्तियाँ थीं यहाँ की, एक एक करके उन सब के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ और उन संघर्षों में अंग्रेज विजयी होकर सामने आए और अंततः उन्होंने भारत को अपना, पूरे भारत पर उपनिवेश स्थापित किया। एक एक करके देसी रियासतों को अपने अधीन किया। हड़प नीति अपनाई गई, बहुत सारी नीतियाँ, विलय की नीति, हड़प नीति, तरह तरह की नीतियों का अनुसरण उनके द्वारा किया गया। फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई गई और क्रमशः एक एक कर सभी शक्तियों को उन्होंने परास्त किया। मुग़ल सम्राट इस समय नाम मात्र का सम्राट रह गया था, उसको भी अपने पूर्ण नियंत्रण में लिया। अवध में और अन्य जितनी देसी रियासतें थीं, शासक थे, उन सभी को क्रमशः एक एक करके उन्होंने परास्त करना शुरू किया और भारत में अपना एक छत्र राज्य उन्होंने कायम किया।
तो यह भारतीय उपनिवेश अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किया गया, जिससे भारतीय 1947 15 अगस्त को मुक्त हो सके थे। तो ये यूरोपीय जातियों का भारत में आगमन था।